गंदगी, ये लुटेरे, ये गुंडे, ये ड्रामेबाज, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। और ये केवल भारत का जो कर्जा है पहले 55 करोड़ पिछले 75 साल में था, और सिर्फ मात्र ये 11 साल का 70 साल में था, और मात्र ये 11 साल नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, अब वो आंकड़ा बढ़कर 150 करोड़ से ऊपर क्रॉस कर जाए, 200 करोड़ को पुलिस को भी पे करना पड़ता है, फिर उसे वकीलों को भी पे करना पड़ता है, और उसके बाद भी 25-25 साल तक उनको न्याय नहीं मिलता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने जीवन वहां किसानों को बोला था हर साल 2 साल का अनाज सुरक्षित रखना स्टार्ट कर दो, आने वाले टाइम में भूखमरी के लिए सरकार में बैठे लोग तैयारी कर रहे हैं आपको पूरी तरह से बर्बाद करके आपकी जमीनें छीनने के लिए। लेकिन उस वक्त लोग को नमस्कार, मैं ज्योति ढलवाल और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर देवेंद्र भलारा जी। जी हाँ, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, डॉक्टर भी हैं। आइए जानते हैं उनसे कि देश की आज जो स्थिति हो रखी है, और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर जो है इस वक्त मैं जुलाना में हूँ, और जुलाना में मोटिवेशनल कैंप लगा हुआ है, उसके बारे में भी जानेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्ते ज्योति सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सर, सबसे पहले ये बताइए कि जुलाना में जो ये कैंप लगा हुआ है, इसका पर्पस क्या है? ये आज जनता सरकार मोर्चा की 47वीं हमारी ट्रेनिंग चल रही है, जिस ट्रेनिंग का मेन मकसद होता है कि समाज के लोगों को ये बताना कि आज जो उनके साथ हो रहा है वो असल में क्या है। एक तस्वीर है जो आपको नेता, अभिनेता, मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबार, टीवी और सोशल मीडिया और खिलाड़ी और ये सब मिलकर के दिखाना चाहते हैं, और एक दूसरी तस्वीर है, उस तस्वीर का जो दूसरा पहलू है वो हम लोग आपको बताते हैं। चाहे आपकी शिक्षा का इतना महंगा हो जाना या आपके स्वास्थ्य का इतना खराब हो जाना, ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी हर देश का कर्जा उसकी जीडीपी से 1.25 गुना के करीब या 2.5 गुना के करीब या 3 गुना के करीब हो जाए। जापान जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल कंट्री माना जाता था, अपनी जीडीपी का 225% वो कर्जे में आकर के डिस्टेबल हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत का जो कर्जा है पहले 55 करोड़ पिछले 75 साल में था, और सिर्फ मात्र ये 11 साल का 70 साल में था, और मात्र ये 11 साल नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, अब वो आंकड़ा बढ़कर 150 करोड़ से ऊपर क्रॉस कर जाए, 200 करोड़ के करीब हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता है कि जहां जिस देश के अंदर बीमारी नाम की कोई चीज नहीं थी और बीमारियों का इलाज स्थानीय स्तर पर लोगों की रसोई और लोगों के घरों और खेतों में मिल जाया करता था, उस देश के अंदर एक भी घर ऐसा नहीं बचा है जिसमें बीमारी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि न्याय प्रणाली के लिए जब पुलिस वालों के पास जाते हैं तो जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है वही वहां मुजरिम की तरह खड़ा हो जाता है उनके सामने, और फिर उसके बाद उसको पुलिस को भी पे करना पड़ता है, फिर उसे वकीलों को भी पे करना पड़ता है, और उसके बाद भी 25-25 साल तक उनको न्याय नहीं मिलता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने जीवन में धर्म का पालन करने वाला पूरा समाज जो कि आज अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा हो। तो हम सोसाइटी को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति में आया हुआ ये भ्रष्टाचार, ये गंदगी, ये लुटेरे, ये गुंडे, ये ड्रामेबाज, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। और ये केवल भारत में नहीं हो रहा, ये केवल हरियाणा में नहीं हो रहा, ये केवल आपके शहर में नहीं हो रहा, ये सिर्फ आपके घर आपके साथ नहीं हो रहा, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। इत्तेफाक होता है किसी एक जगह पर हो जाए तो उसे माना जाएगा कि भाई ये चलो होनी थी, या ये कुदरत का कोई घटना रही होगी कुदरती। लेकिन रियलिटी ये है कि इस पूरे गेम को कोई व्यक्ति बैठ करके चला रहा है, कोई ग्रुप चला रहा है, जिसका कंट्रोल है मीडिया के ऊपर, जिसका कंट्रोल है फार्मा के ऊपर, जिसका कंट्रोल है आपकी एजुकेशन के करिकुलम के ऊपर, और जो इस पूरे के पूरे खेल को चलाता है। तो चाहे वैक्सीनेशन का दौर देख लीजिए आप, जो उस वक्त हुआ था, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि उसका क्या असर हुआ है। चाहे आप ये आपकी जमीनों को हड़पने का खेल देख लीजिए, जो आज बाढ़ आ रही है इसका खेल देख लीजिए। 5 साल पहले हम बोला करते थे यहाँ खटखट टोल पर, मुझे याद है मैं जब आया था, आपके जींद में खटखट टोल है, वहां जब मैं आया था तो चिल्ला चिल्ला कर मैंने वहां किसानों को बोला था हर साल 2 साल का अनाज सुरक्षित रखना स्टार्ट कर दो, आने वाले टाइम में भूखमरी के लिए सरकार में बैठे लोग तैयारी कर रहे हैं आपको पूरी तरह से बर्बाद करके आपकी जमीनें छीनने के लिए। लेकिन उस वक्त लोग कहते थे क्या पागल आदमी है, ये कह रहा है कि सरकार ऐसा करेगी। वो कहते सरकार ऐसे क्यों करेगी? मैंने कहा वो सरकार आपकी बनाई हुई नहीं है ना, आपने कैंडिडेट नहीं चुना, आपने पार्टी नहीं चुनी, आपने वोटिंग का तरीका नहीं चुना,
आपने वोटिंग के नियम नहीं चुने, आपने कुछ भी नहीं चुना है, सब कुछ आपके ऊपर थोपा गया है, तो सरकार भी आपके ऊपर थोपी जाएगी। तो आप केवल 10 गुंडों में से सबसे कम गुंडा चुनने की कोशिश करोगे या अपना प्यारा गुंडा चुनने की कोशिश करोगे, अदरवाइज आपको अच्छे लोगों का विकल्प तो मिलेगा ही नहीं। तो जब ये सिस्टम इस तरह से काम करने लग जाएगा, उस वक्त फिर आपके लिए काम नहीं करेंगे। तो जो लोग उनको पैसा देंगे, अब नेता को पैसा अगर उद्योगपति देगा तो पॉलिसी किसान के लिए क्यों बनाएगा? वो पॉलिसी फिर उद्योगपति के लिए बनाएगा। अगर उसको इलेक्शन कैंपेनिंग का पैसा फार्मा कंपनी से आएगा तो वो तो इंजेक्शन को मैंडेटरी करेंगे ना। वो आपको लग रहा है आपके बच्चे को वैक्सीन फ्री मिल रही है, सरकार से भी फ्री मिल रही है क्या? कंपनी भी फ्री दे रही है क्या? पूछ तो लो कि वो जो पैसा दे रहे हैं वो कौन, किसका पैसा है, और वो जरूरी भी है कि नहीं, और उससे क्या इफेक्ट्स होते हैं किसको मालूम है? ऑटिज्म का, डिसलेक्सिया का, या दूसरे बच्चों के अंदर जो डिसऑर्डर्स है, एडीएचडी है, और जो लड़कियों के अंदर हार्मोन डिसऑर्डर का है, उसका क्या इंपैक्ट है वैक्सीन की वजह से? एग्जैक्टली, छोटे बच्चे जितने बीमार हो रहे हैं सब उसी की वजह से हो रहे हैं। और हमारे पास तो रिपोर्ट है, मैं आपको, अगर आप चलेंगे हमारी ट्रेनिंग के अंदर, मैं आपको एक किताब दूंगा, द वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट, डॉक्टर कमलप्रीत सिंह की किताब है, ओंटारियो से, कनाडा से लिखी थी, वैक्सीन के दौर में लिखी थी। WHO के आंकड़े हैं, जो आंकड़े आपके शहर में, आपकी गली में किसी बच्चे को कोई इंजरी हो जाती है वैक्सीन के बाद, कहीं छपता नहीं है अखबार में, कहीं आंकड़े दर्ज नहीं होते सरकारी आंकड़ों में। वो तो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि ऑटिज्म इसी की वजह से होता है। तो जितने हार्ट अटैक हो रहे हैं, जितने भी, जितना हार्ट अटैक है, ब्रेन हैमरेज है, लकवा है, नपुंसकता है, बांझपन है, पीरियड्स की इरेगुलरिटी है, कंधों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, एलर्जी है, आंखों की रोशनी का है, बालों का उड़ना है, कानों की खुजली है, जितनी ये बीमारियां हो रही हैं, जो बढ़ रही हैं, जो रेगुलर बढ़ी हैं, आप देखिए आपकी वैक्सीन के बाद बढ़ी है कि कोरोना के बाद बढ़ी है? कोरोना पॉजिटिव थे वो कहानी अलग है, आपने वैक्सीन लगाई है कि नहीं लगाई है। यदि आपने वैक्सीन लगाने के बाद यदि आपको बुखार हुआ है, चक्कर आए हैं, या कुछ भी एलर्जी हुई है, कुछ भी हुआ है 1 हफ्ते के अंदर अंदर, तो आप 2031 का सूरज नहीं देख पाएंगे। ये गारंटी है, ऑलरेडी डिसाइडेड, प्लान, मैंडेट है। अब आप इसको कैसे कहेंगे? या तो आप अचानक से, आपको आज तक कुछ नहीं हुआ है तो आप अचानक से हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, या पेट में इंफेक्शन, या किसी दिन डेंगू होगा या मलेरिया होगा, हॉस्पिटल जाएंगे, वापस नहीं आएंगे, या तो ऐसे होने वाला है। अदरवाइज आपको इतना बीमार कर दिया जाएगा, धीरे धीरे आप इतने बीमार होते चले जाएंगे कि आपका पहले सारी जमा पूंजी, फिर आपकी LIC, फिर आपके गहने, फिर आपका घर, फिर आपका सब कुछ बिकने के बाद मरोगे। ये तैयारी चल रही है, इसके साइड इफेक्ट है, गेम प्लान है। और जब वैक्सीनेशन हुआ था तब काफी सारे डॉक्टर्स की राय ली गई थी कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, तो क्या वो सब किसी डॉक्टर की कोई राय नहीं ली गई थी? किसी भी डॉक्टर से ऑन कैमरा छोड़ करके ऑफ कैमरा, ऑफ द रिकॉर्ड पूछ के देखिए, क्या आपको पता था कि इस वैक्सीन से ये होने वाला है? हर समझदार डॉक्टर को पता था, जो गधे हैं उनको तो पता ही नहीं होता कुछ भी। वैसे भी सर, आपकी काफी सारी बातें सुनी है कि आपने एक इंटरव्यू में कहा है कि जितने भी ये नोट हैं ये सब नकली हैं, वो किस वजह से बोली थी मुझे? हमने, मेरे पास किताब है, अपने पास है, उस किताब में सब दिया हुआ है। घनश्याम वर्मा जी हैं जिनकी रिसर्च है, उस किताब का नाम है रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, और मैं उसका सह लेखक हूँ बेसिकली। उस किताब में हमने वो RTI भी डाली हुई है जिसके बेसिस पर हम ये कह रहे हैं। हमने वित्त मंत्रालय से, RBI से, PMO से, राष्ट्रपति से, संसदीय बोर्ड से, सबसे एक सवाल पूछा था कि आप ये नोट छापते किस बेसिस पर हो, और इस नोट की वैल्यू क्या है, ये फिक्स है या बदलती है? क्योंकि जहां तक हमने पढ़ा है, जो कानून हमारे सामने आए हैं और जो नियम और सिद्धांत हमारे सामने आए हैं, उनके मुताबिक रुपया जो है वो किसी भी वस्तु के मूल्य का मापक है, और मापक का कोई ना कोई मानक होता है, और मानक के साथ छेड़खानी नहीं हो सकती है, जो कि एक स्थिरांक होता है। तो मतलब रुपए की वैल्यू स्थिर होनी चाहिए। आप कह रहे हो कि रुपए की वैल्यू स्थिर नहीं है, वो बदलती रहती है। आप कहते हो कभी कभी $1 इतने रुपए का हो गया, कभी कहते हैं $1 इतने रुपए का हो गया। आज के दिन वही चीज जो है वो 20 रुपए की आ रही है, अगले दिन वही 21 रुपए की आ रही है। तो अभी हम ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि जब एक रोटी में 50 साल पहले भी उतनी कैलोरी मिलती थी, 50 साल बाद भी उतनी कैलोरी मिलती है, उतनी कैलोरी खाने के बाद 50 साल पहले भी कोई आदमी या कोई जानवर उतना ही काम कर सकता था, आज भी उतना ही काम कर सकता है। ये किताब है जिसकी मैं बात कर रहा था, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। और इसमें मैंने, हाँ, वो RTI का मैं जिक्र कर रहा था। अब आप इसमें अगर आप जाएंगे तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ताकि आप देख लें और दर्शकों को आप बता सकें। हमने बहुत स्पष्ट रूप से बोला है कि भाई आप हमें ये बता दो कि रुपया जो था वो कैसे आप लोग छाप रहे हैं। तो 20 नंबर पेज पर हमने ये इसके अंदर आकलन दिया है। अब हम उससे ये पूछ रहे हैं कि आप हमें बताइए, 2015 में हमने RTI लगाने चालू किया, जिसका जवाब 2023 तक आया। 8 साल तक RTI की लड़ाई लड़ने के बाद लास्ट में जो हमको बोला गया वो ये बोला,
जो वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने क्या बोला, उसमें यह कहा वांछित सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है, वैध रुपए का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। वैध रुपया मतलब लीगल मनी का कोई दस्तावेज नहीं है, तो इसका मतलब तो सब इलीगल हो गया। अगर आपके पास लीगल कैसे होगा ये नहीं पता है तो इलीगल है। फिर हमने इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाने की कोशिश करी, तो हमने कुछ दस्तावेज ढूंढने की कोशिश की कि नोट छपने का तरीका क्या है। आपको बैंक ने खाते में भेज दिया, लो जी आपको लोन मिल गया 50 लाख। अब ये 50 लाख डिजिट कैसे बनाए उसने? किसी के पास उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड हो तो वो अपनी मर्जी से किसी को भी दे सकता है, या उसका कोई लिमिट या कोई रूल या कोई नियम या कोई तरीका है? उस पर भी बैंक और आरबीआई जवाब देने से मना कर गया कि भाई हम आपको जवाब नहीं देंगे। मैंने कहा अगर आप जवाब नहीं दोगे तो क्यों नहीं दोगे भाई? इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरी मेहनत की तो कमाई है वो तो 1,000 रुपया है, किसान ने जो गेहूं कमाया, मतलब 6 महीने तक मेहनत करके जो गेहूं उसके खेत में पैदा हुआ है उसकी तो आपने कीमत लगा दी 2500 रुपया क्विंटल की। बाकी हर आदमी की मेहनत की कीमत है, उसके घर की कीमत है कि आपके घर की कीमत 1 करोड़ है, आपके घर की कीमत 20 लाख है, आपकी गाड़ी की कीमत इतनी है। तो जब आप किसी उद्योगपति को लोन दे रहे हो, उसको किस बेसिस पर लोन दे रहे हो और क्या गारंटी रख करके आप ले रहे हो? तो वो कह रहे हैं वो टेंडर ही गारंटी है। टेंडर की गारंटी पे आप किसी को 6,000 करोड़ रुपए का लोन दे देते हो। हमारे तो घर की कीमत 1 करोड़ होती है तो 60 लाख से ऊपर किसी को लोन नहीं मिलता है, और उनके पास कुछ भी बिना गिरवी रखे और सिर्फ टेंडर कागज के टुकड़े पर आप लोन दे देते हैं। तो ये कैसे आया ये लोन, ये डिजिट कैसे आया, ये खाता कैसे आया, ये बताइए। वो बोले कि हमारे पास कोई दस्तावेज ही नहीं है। दस्तावेज ही नहीं। अब सरकार के पास दस्तावेज नहीं तो किसके पास होगा भाई? अगर आरबीआई के पास नहीं तो किसके पास होगा भाई? तो फिर हमने कहा कि भाई देश की जनता को चुकाना पड़ेगा, जिसने लोन ले रखा है पहले पूछ लेते हैं कि तुमने जो हमको दिया था ये डिजिट किसी बेसिस पर दिया था या एवं ही दे दिया था। अगर एवं ही दे दिया था तो इसको एवं ही लिया हुआ मान लो, और अगर कोई नियम था तो वो नियम बता दो। भाई आपने 50 लाख का लोन लिया मान लीजिए, तो वो 50 लाख रुपए आपने क्या दिया था हमको बता तो दो। वो डिजिट ट्रांसफर हो तो कागज पे फोटो स्टेट करने का कितना रुपया लगता है यार? 3 रुपया खर्चा नहीं आता है टोटल एक नोट बनाने में। तो 3 रुपया 500 का नोट पे 3 रुपया खर्च होता है, आपके हिसाब से 3 रुपए का नोट खर्च होता है। तो वो जो 500 रुपया है उस पे 3 रुपया खर्च होता है, तो उसकी कीमत 500 कैसे है? उसको कोई भी छाप लेगा क्या वो 500 हो जाएगा? मैं अपने घर में छाप लूंगा तो 500 हो जाएगा? बोला ना रिजर्व बैंक छाप सकता है। तो रिजर्व बैंक में करप्ट अधिकारी छाप छाप के बैग भर के अपने घर ले जाएगा तो वो असली माने जाएंगे? तो दिमाग तो आपका चकराना चाहिए। 500 की गड्डी है मान लो, मैं फोटो स्टेट करके उसमें 2 नोट अपने घुसा दूं सेम साइज के, जब तक पता नहीं चलेगा तब तक तो वो 500 में ही चलेगा ना, 50,000 में ही चलेगी वो गड्डी तब तक तो, जब तक आप तक को पता नहीं चलेगा। तो आप और देश की जनता इस नोटों को और इस डिजिट को असली मान रही है, क्योंकि आपको तब तक पता नहीं है, तब तक आप उनको मान रहे हो। जिस दिन पता चल गया कि ओ तेरे की फर्जी है, ये तो टोटल वारा फर्जीवाड़ा है, उस दिन उनके सवाल पूछना चालू करेंगे। अब तक तो सवाल ही शुरू नहीं किया लोगों ने। तो सर बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या आप क्या मानते हैं कि देश में बेरोजगारी है, और सरकार बोल भी रही है कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बेरोजगारी देखने को मिल रही है? बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि हम लोगों को सवाल पूछना नहीं आता, क्योंकि हम लोगों को ये नहीं पता कि रोजगार क्या होता है। हमारे लोगों को टेलीविजन के माध्यम से और अखबार मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये दिखा दिया गया कि यदि आप कोट पैंट पहनते हैं और सूटेड बूटेड रहते हैं और एसी में बैठे रहते हैं, केवल वही काम होता है, और जो खेत में करने वाला काम नहीं होता है। अगर आप अपने नौजवानों को ये सारा दिन सुबह से लेकर रात तक स्कूल के अंदर जाए, एसी बस में जाएगा, एसी कमरे में बैठा पढ़ेगा, तो जब तक वो ग्रेजुएशन करेगा तब तक वो बड़ा होगा, तब तक उसे लगेगा कि सिर्फ एसी वाला काम ही काम है, बाकी कोई काम नहीं होता है। इसी तरह से जब काम धंधा घर से निकल के, व्यक्ति से निकलकर उद्योगों के पास चला जाएगा, तब तक जो है कोई सुधार नहीं हो सकता, तब तक कुछ भी बेरोजगारी की समस्या का हल नहीं हो सकता। मान लीजिए एक शुगर मिल लगा है, वो शुगर मिल में एम्प्लॉयज हैं, जो भी एम्प्लॉय हैं, जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सारे बाहर से आते हैं, मतलब कोई भी वहां का लोकल आदमी को वो लोग नहीं देते, क्योंकि असली बात का पता चल जाता है कि उसमें जहर कितना डाला जाता है। जो शुगर मिल बनाया है उन लोगों ने, उस घर की खर्चा तो उतना ही है, आपने घर पे जो मीठा खाना है वो तो उतना ही खाना है। अब अगर यदि आप शुगर
खाएंगे गुड़ वाली, शक्कर वाली, खांड वाली, देसी खांड वाली, तो आपके लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा और आपका कोल्हू चलेगा, आपका कलेसर चलेगा। परंतु यदि आप खाएंगे चीनी शुगर मिल की, तो वो कंपनीज के पास पैसा जाएगा, लोकल आदमी को कोई रोजगार नहीं मिलेगा, प्रॉफिट कंपनी को मिलेगा। उसमें वो ऐसे ऐसे केमिकल डालते हैं जिनसे आपको कैंसर होगा, फिर फार्मा कंपनी कमाएगी, फिर फार्मा कंपनी डोनेशन देके फिर पॉलिटिशियंस को देगी। यानी अल्टीमेटली ये बाजार और सरकार का व्यापार है जो हमारे रोजगार को खत्म कर रहा है। असली लाइन ये है बेसिकली, जो प्लान करके बेरोजगारी को ला रहा है ताकि बेरोजगार आदमी फ्रस्ट्रेशन में अपने ही आसपास के लोगों को दुश्मन मानने लग जाए। रिजर्वेशन वाला जनरल कैटेगरी को बोले कि इन लोगों ने हमारा शोषण किया हुआ है, और जनरल कैटेगरी वाला रिजर्वेशन वालों को बोले कि इनकी वजह से हमको रोजगार नहीं मिलता है, और जात पात वाले बोले कि इस जात के ज्यादा उस धंधे में है, इस जात वाला इस धंधे में है, तो ये हमारे दुश्मन है। और फिर धर्म के नाम पर आ जाए, फिर स्टेट के नाम पर आ जाए, फिर किसी और नाम पर आ जाए। अल्टीमेटली हमको आपस में एक दूसरे का दुश्मन बनाने के लिए बनाई गई योजनाबद्ध नीति है बेरोजगारी। बेरोजगारी नाम की चीज तब तक रहेगी जब तक गांव का आदमी ये नहीं समझ लेगा कि हर घर को उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था बनानी पड़ेगी, जो कि आपस के व्यवहार से चले, ना कि व्यापार से। जी। तो मेरा सवाल एक नेपाल को लेकर के है सर। जो जैनजी जनरेशन है उन्होंने अभी संसद को जला दिया, और वहां पर जो नेता थे वो लोग भी भागते हुए नजर आए, और वहां पर जो प्रेसिडेंट की वाइफ थी उनकी भी शायद डेथ हो गई है। तो उसकी क्या कुछ वजह मानते हो? और ये तक बयान दिया गया है कि अब नेपाल का ये हाल है, इसके बाद भारत का भी ऐसा ही हाल देखने को मिलेगा। ये सारा स्क्रिप्टेड है, पूरा गेम प्लान है, और ये छोटे छोटे देशों के अंदर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं ताकि वहां से उत्पन्न हुई परिस्थिति को नजर बना के रखा जाए, तो दूसरे देश के लोगों को कंट्रोल किया जाए। स्क्रिप्टेड था जो नेपाल में। एग्जैक्टली। जितने दंगे होते हैं, जितने भी युद्ध होते हैं, जितने भी ये इस तरह की घटनाएं होती हैं, ये सारा स्क्रिप्ट के हिसाब से चलता है। अगर स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चल रहा होता है तो जो उन्होंने स्क्रिप्ट बनाई होती है उसको इसमें फिट करते हैं, ताकि अपने हिसाब से नई जो राजशाही, अभी राजशाही को वापस मांगने की डिमांड चल रही थी। आपको नहीं पता है शायद 2008 में जब राजा ज्ञानेंद्र शायद उनका नाम था, जिनको मारा गया था पूरी फैमिली को, जो नेपाल का राजा था, उसके जिस टाइम पे वो मरता है उस टाइम पर उनके पूरे परिवार को खत्म किया गया था योजनाबद्ध तरीके से, और उस राजशाही के दौर में पूरे नेपाल में एक भी आदमी कर्जदार नहीं था और एक भी नीलामी नहीं होती थी। दस्तावेजी आंकड़े, क्योंकि मैं नेपाल में कई बार गया हूं अपने प्रोग्राम्स करने के लिए जनता सरकार मोर्चा के। और जब राजशाही के बाद वहां डेमोक्रेसी आती है, डेमोक्रेसी के बाद वहां पहले राजा का बैंक था, राजा की फोटो थी नोट के ऊपर। बाद में फिर जैसे भारतीय रिजर्व बैंक है वैसे ही नेपाल रिजर्व बैंक बना, उसने बैंकों की शाखाएं खोली, उन्होंने घरों पे लोन दिए और खेतों पे लोन दिए। आज एक भी घर नहीं है जो कर्जे में ना हो और जिसमें घरों की और जमीनों की नीलामी ना हो रही हो। तो पूरा देश कर्जे में डाल करके एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए, एलिट क्लास कैसे कंट्रोल होता है, पढ़ा लिखा कैसे होता है, नौकरी पेशा कैसे होता है, स्टूडेंट कैसे होता है, अनपढ़ कैसे होता है, किसान कैसे होता है, कर्जवान कैसे होता है, दुकानदार कैसे होता है। ये सब के ऊपर एक एक करके एक्सपेरिमेंट्स करके चेकिंग करते हैं, और वो चेकिंग चल रही है। वैसा ही एक्सपेरिमेंट भारत में करने की योजना ये लोग बना रहे हैं। पब्लिक को यह समझना पड़ेगा कि दंगे, अभी भी आपने देखा होगा आरएसएस का एक कार्यकर्ता बुर्का पहन के मंदिर में मीट फेंकता हुआ, बीफ फेंकता हुआ पकड़ा गया था। ये सारा का सारा दंगे भड़काने के लिए, गृह युद्ध लाने के लिए, चाइना पाकिस्तान का भारत पे आक्रमण करवाने वाला खेल हो, ये सब ड्रामा होता है। बांग्लादेश के जो हालात हुए हैं वो भी प्लान्ड है, जो श्रीलंका में हुए थे वो भी प्लान्ड थे, और जो अभी सारे देशों के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो राष्ट्राध्यक्ष बदले जा रहे हैं, ये भी प्लानिंग का हिस्सा है। ये बड़ा ग्लोबल प्लान है। आप 3 दिन हमारी जेएसएम की ट्रेनिंग में बैठोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। इंटरव्यू में तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि लंबा। तो सर मेरा आखिरी सवाल ये है आपसे, इस तरीके के आप प्रोग्राम चलाते हैं तो इससे युवाओं पर कोई इफेक्ट देखने को मिलता है? देखिए, हमारा कहना क्या है, यदि आपको ये पता चल जाए कि आप बीमार क्यों होते हो तो आप स्वस्थ रहने का तरीका ढूंढ लोगे। यदि आपको ये पता चल जाए कि रोजगार के रास्ते क्या हैं तो आप बेरोजगार होना बंद हो जाओगे। यदि आपको न्याय प्रणाली की सही तरीका क्या है ये पता चल जाए तो फिर आपको न्याय मिलना भी शुरू हो जाएगा। अल्टीमेटली हमारा ध्येय क्या है और हमारी टैगलाइन क्या है कि समझ ही समाधान है और नासमझी ही समस्या है।
इन लोगों ने मीडिया के माध्यम से हम लोगों को गलत इंफॉर्मेशन दे करके हमें मिस इन्फॉर्मेशन के साथ जीना सिखा दिया, और हमें लगने लगा कि बिना इनके हमारा गुजारा नहीं हो सकता है। हम केवल समाज को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज बड़ा है, और इसका उदाहरण पंजाब की बाढ़ के हालात में साफ साफ दिखाई दे रहा है। वहां आज भी भारत सरकार और पंजाब सरकार केवल ये आकलन कर रही है, रिपोर्ट बना रही है कहां कितना नुकसान हुआ। उससे पहले वहां हर गांव ने, हर देश के हर कोने से इतनी मदद पहुंच गई है कि लोग वहां कह रहे हैं कि यार जरूरत से ज्यादा हो गया है, हमारे को इतनी मदद मत भेजो। वो रोकने को कह रहे हैं मदद को। इसका मतलब समाज में सरकारों से ज्यादा ताकत होती है। यदि समाज को अपनी ताकत का एहसास हो जाए, हमें सरकार, व्यापार, बाजार, बैंक किसी की जरूरत नहीं है, और हम अपनी गांव में इकोनॉमी कर दें। और जनता सरकार मोर्चा आने वाले टाइम में एक ऐसे मिशन पर काम कर रहा है जिसमें आपके घर के प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार की गारंटी, ऐसा एजुकेशन सिस्टम हम लाने की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये उसका बेस है बेसिकली। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। तो देखिए हमने कितनी सारी जानकारी ली है, किस तरीके से बेरोजगारी के ऊपर सवाल किया। नेपाल की बात करें तो नेपाल के ऊपर भी हमने बातचीत की। बाकी आपकी क्या कुछ राय है, आप क्या सोचते हैं देश के बारे में, या फिर इनसे क्या कुछ सीख लेते हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए मेरे साथ, मैं ज्योति ढलवाल।